नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। मिडिल ईस्ट में जंग का 31वां दिन, भीषण जंग अभी भी जारी है। जंग से जुड़े दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं, अमेरिका हो या इजराइल, और लगातार दोनों ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ईरान पर। ईरान दहल रहा है तो ईरान भी लगातार अरब देशों को निशाना बना रहा है। ऊपरी तौर पर तो ये जंग अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रही थी, लेकिन असल में ये जंग अरब और ईरान के बीच इस्लाम पर वर्चस्व की है। आखिर इसके पीछे असली कहानी क्या है, इसको लेकर पूरी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे इसका हर एक पहलू। मिडिल ईस्ट अब शिया और सुन्नी की टकराहट कोई नई बात नहीं है। ईरान इराक युद्ध हो, सीरिया हो का युद्ध हो, यमन और लेबनान की बात हो, हर जगह पर शिया और सुन्नी सालों से एक दूसरे की खून के प्यासे एक तरह से बने हुए हैं। दरअसल शिया सुन्नी की जो अदावत है वो 1400 साल पुरानी है और इसकी शुरुआत हुई थी पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर। एक तरफ सुन्नी अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे, तो दूसरी तरफ शिया हजरत मोहम्मद के दामाद को खलीफा बनाना चाहते थे। लेकिन इसके बाद जो मतभेद शुरू हुआ वो 780 ईस्वी की करबला की जंग के बाद में और बढ़ता चला गया। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन शहीद हुए और उसके बाद में शिया सुन्नी के बीच में जो अदावत शुरू हुई वो 1400 साल बाद भी यथावत है। इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता। सदियां बीत गईं, अलग अलग साल बीत गए, लेकिन ये नाराजगी, ये अदावत, ये टकरार आज भी वैसे ही बरकरार है। फिलहाल अरब और ईरान के वर्चस्व की जंग में मिडिल ईस्ट जल रहा है। असल में सऊदी अरब खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रहबर मानता है। समझिएगा, सऊदी अरब खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रहबर मानता है और मिडिल ईस्ट के अधिकांश सुन्नी देश सऊदी अरब के नेतृत्व में ही अभी तक काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इस्लाम का जो सबसे पवित्र स्थान है मक्का, वो भी सऊदी में ही स्थित है, जिस पर ईरान समय समय पर अपना दावा करता रहा है और वर्चस्व की इसी जंग ने इलाके में तबाही मचा रखी है। अब अरब देशों को ईरान से परेशानी क्यों है, ये भी जरा समझ लीजिए। ईरान दरअसल शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है। ईरान की जो 90% आबादी है वो शिया मुसलमानों की है। अरब देशों का आरोप है कि अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ईरान पूरे इलाके में प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। कई देशों में आतंकी संगठन बना रखे हैं। वहीं ईरान का बढ़ते प्रभाव से सऊदी अरब और यूएई को खतरा भी महसूस होता है। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी अरब देशों में खासी चिंता है। सबसे महत्वपूर्ण और ये बात हो जाती है कि आखिर ये जो पूरा टकराव है वो लगातार बढ़ता रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान से अरब को परेशानी क्या है। जिस तरह के हालात हैं और अभी फिलहाल ये टकराहट, ये अदावत रुकती हुई तो नजर नहीं आती। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं, अरब वर्सेस ईरान में इस्लाम पर सांस्कृतिक वर्चस्व की क्या ये लड़ाई है? ईरान के खिलाफ बार बार अमेरिका को आगे आखिर क्यों अरब वर्ल्ड कर देता है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव क्या ईरान के लिए बड़ा खतरा है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट प्रोफेसर ए.के. पाशा, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल एस.के. मालिक कनेक्ट हो रहे हैं। अरब मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार मोहम्मद हुसैन सूरतवाल कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं इस पूरी चर्चा में। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत मोहम्मद हुसैन सूरतवाल जी आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि अरब हो या ईरान हो, दोनों ही देश अलग अलग ग्रुप में अभी तक स्थापित रखे हैं, आगे बढ़ते रखे हैं, और शिया और या सुन्नी ये अलग अलग तस्वीर को भले बनाते हो लेकिन हैं मुसलमान ही। तो आखिर ये क्यों ये 14 साल पुरानी अदावत 21वीं सदी में भी खूनी रंजिश लिए बैठी है, वजह क्या है? सूरतवाल जी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ तमाम दर्शकों की खिदमत में और ख़ास तौर पे यहाँ मौजूद पैनलिस्ट को भी। ये 1400 साल से शिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं कि जो इस्लाम के अंदर बनकर चले आ रहे हैं। लेकिन मुझे आज के ज़माने में जिस तरह के अभी हालात हैं और ख़ास तौर पे ये वेस्ट एशिया की जंग के अंदर मुझे लगता है कि पिछले 1400 साल में जितना यूनिटी और जितना एक जहती
ये लोगों में इस वक्त दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पे तमाम जगह के मुसलमानों में, चाहे वो सऊदी के हों, कतर के हों, बहरीन के हों, उम्मान के हों, या और दूसरी जगह के तमाम मुसलमानों में, और दूसरी मुल्कों के अंदर जिनका भी आप नाम अभी सोच सकती हैं जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी पाई जाती है। इस वक्त इनमें सबसे ज्यादा एकजहती और यूनिटी पाई जाती है एंटी अमेरिका सेगमेंट को लेकर और एंटी इसराइल को लेकर। इनमें हिस्टोरिकली और इनमें जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन और फिर जालिम के मुकाबले में खड़े होने में आज पिछले 1400 साल में शायद इतनी अच्छी यूनिटी इनके दरमियान कभी नहीं थी जितनी आज पाई जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो समझना होगा कि वेस्ट एशिया की कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं कि जिनका वेंटिलेटर का काम अमेरिका अंजाम देता है, और जाहिर सी बात है कि अमेरिका जब जाहिरी तौर पर ईरान के साथ टक्कर में है और ईरान उससे लड़ाई कर रहा है, तो वो लोग के जिनके लिए वेंटिलेटर अमेरिका बना हुआ है और जिनकी तानाशाही या जिनकी डिक्टेटरशिप अमेरिका के बेस पर चलती है या उसके बलबूते पर, तो वो हुकूमत के कुछ लोग, वो मुमकिन है कि इस तरह की चीज़ों को इंटरटेन करें और इस तरह की मुखालिफत। लेकिन तमाम दुनिया के मुसलमान इस वक्त अमेरिका और इसराइल को लेकर और उनकी दुश्मनी को लेकर और उनसे मुकाबले को लेकर एक मत हैं, इनमें किसी तरह से इख्तिलाफ नहीं पाया जाता है। लेकिन सूरतवाल जी, आपने जो बातें कही वो सारे लिहाज से ठीक है, लेकिन 21वीं सदी में भी जहां पर दुनिया आगे बढ़ने की बात करता है, अरब देश अभी भी काफ़ी समृद्ध हैं, मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं, आर्थिक रूप से भी, इंडिपेंडेंट वे में भी, और बाकी अन्य देशों के भी साथ में उनके संबंध बड़े अच्छे खास तौर से रखे हैं। लेकिन ईरान बड़ा अलग थलग है, और पूरी दुनिया में भी अगर शिया मुसलमानों की बात करें तो संख्या काफ़ी ज़्यादा है, चाहे बात एशिया की हो, पश्चिम हिस्से की हो, या फिर यूरोप के अलग हिस्से की हो। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी ईरान सबसे अलग थलग और सबके टारगेट पर क्यों है? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने जिक्र किया कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान जो फिलिस्तीन की हिमायत करता है, जिसकी वजह से उसका इसराइल से डायरेक्ट टकराव है। 1979 में जिस वक्त ईरान में इनकलाब आता है, तो उस इनकलाब का सबसे पहला जो नारा था वो ये था कि इसराइल की एम्बेसी को बंद करो। उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, और उसकी जगह पे फिलिस्तीन की अथॉरिटी को वो ऑफिस दे दिया गया था एज अ ऑफिस, जिसकी वजह से इसराइल से इनका टकराव होता है। और जब इसराइल से टक्कर है तो अमेरिका से भी टक्कर है। और उस वक्त से लेकर अब तक के अगर हम लोग ये देखें कि कौन मजबूत है, और मजबूत होने के मेयार की तरफ अगर हम जाते हैं, तो ईरान सैंक्शंस लगने के बावजूद आज ठीक है, ठीक है, सैंक्शंस के बावजूद, अलग थलग होने के बावजूद इसराइल को मार रहा है। लेकिन ये कंट्रीज का वेंटिलेटर अमेरिका है, और ये कंट्रीज के जो आका हैं, इस कंट्रीज के जो अथॉरिटीज हैं, वो सब अमेरिका के बलबूते पर हैं। इनके पास जाहिरी तौर पे पेट्रोल का पैसा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और मजबूती के एतबार से दूसरी चीजें नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए, सूरतवाल जी ने खासतौर से ईरान का जो पक्ष है या फिर शिया समुदाय का जो पक्ष है वो बखूबी तरीके से बताया। लेकिन निपुण आलम बहन जी, चूंकि आज आप अरब एक्सपर्ट के तौर पर कनेक्टेड हैं, मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो अदावत है, क्या ये सिर्फ वही है जो नजर आती है, और खासतौर से सूरतवाल जी ने जो बात कही सिर्फ इसी के इर्द गिर्द है, या जिस रूप में हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में उसी अदावत का ही एक तरह से बदला लिया जा रहा है? भले इजराइल ने हमला किया, लेकिन ईरान ने लगे हाथ बाकी तमाम देशों पर भी, चाहे कुवैत हो, यूएई हो, सऊदी हो, सब पर हमले बोलकर ये पुरानी अदावत को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। हाँ, देखिए नैना जी, अभी जो मुझसे पूर्ववर्ती बोल रहे थे, मैं उनकी काफी बातों से सहमत हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक बात को बोलता आया हूँ कि बहुत आप नजदीकी से जाके इस पूरे अरब वर्ल्ड को देखेंगे, तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ मैटर होता है, हम सब जगह देखते हैं, सुनते आए हैं कि राजनीति जो है वो धर्म या इस प्रकार के जो विभेद होते हैं, इनको यूज करती है अपने अपने फायदे के अकॉर्डिंग। तो यही काम अरब वर्ल्ड में और ईरान के अंदर भी होता है। हम बहुत पुरानी बात नहीं करते, अभी पेजेश्कियान की हम बात करते हैं, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के। उनका कहना यह था कि अगर जमीन का यूज करना बंद कर दे अमेरिका इन सभी अरब कंट्रीज का, तो ईरान के हमले अरब कंट्रीज पर होने बंद हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने कहा, तो रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम हमले करते रहेंगे क्योंकि ये लड़ाई जो है बहुत पुरानी है। अब देखिए, पेजेश्कियान जो है एक जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए नेता हैं, वो तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी ग्रुप ईरान के अंदर हैं,
वो कहते कि नहीं, ये लड़ाई सदियों की है जो हम चलाते रहेंगे। पेजेश्कियान को भी अपनी बात को वापस लेना पड़ा कि नहीं, इस प्रकार की चीजें मुझसे मैंने अलग तरीके से कही थी, ये बयान उनका आया। ये बात सही है कि शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट एक सदियों पुराना है, आज का नहीं है। लेकिन शिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट को समय समय पर अपने अपने अकॉर्डिंग कैश कराया गया है। और अगर शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा होता तो 2023 में आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में चीन समझौता कराता है। हालांकि उस समझौते से सऊदी अरेबिया को मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब है। एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट था, वो ठीक है, लेकिन आज जो बड़ा मामला था वो ये था वर्चस्व का। ईरान चाहता था कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में उसका वर्चस्व हो और इस्लामिक लीडर के रूप में ईरान को सहमति मिले पूरी दुनिया की, और माना जाए कि ईरान जो है इस्लामिक जो पूरा वर्ल्ड है उसका लंबरदार या झंडादार है। सऊदी अरेबिया पैसे में भी है, पैसे के अलावा वेस्ट ब्लॉक के साथ उसके रिलेशन भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सऊदी अरेबिया के पास में मक्का मदीना की जो एक हिस्टोरिकल विरासत है वो उसको एज देती है। प्लेयर और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। कतर भी कई बार आप देखेंगे, आपने कतर पर गौर किया हो, कतर के पास में पैसा है लेकिन छोटा मुल्क है, तो कतर हमेशा एक अलग तरह की स्ट्रेटजी लेकर चला कि मैं वेस्ट और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में एक मीडिएटर का रोल अदा करूंगा। आप देखिए जितने भी टॉक्स हुए हमेशा दोहा में हुए हैं, कोई भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखेगा आपको दोहा में बात होती दिखाई देगी, तो उसने हमेशा फिर आपको मीडिएटर की तरह लाया। आज जो हम देखेंगे, आज ठीक है वो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जिस प्रकार से मॉडरेट कर रहे थे लगातार, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, सब देश हो, ये मॉडरेट होना भी जो वहां पर कट्टरपंथी हैं, चाहे वो आपके सुन्नी में हो या आपके शियाज में हो, दोनों को पसंद ये बात नहीं आ रही थी। और ईरान को भी पेजेश्कियान जैसे जो लीडर है, अगर आपको देखेंगे तो वो भी इस बात को मानते थे कि अगर हम रूढ़िवाद से लेकर चले तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जिस प्रकार से अपने आप को मॉडरेट कर रहा है सऊदी, यूएई, कतर, उस तरह से हमको भी मॉडरेट करना होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह एक रही जो जनता को दिखाने के लिए हो सकती है, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि खामनेई को लेकर जो अब नहीं रहे, उनको लेकर कहीं ना कहीं शिया सुन्नी का अंतर काफी खत्म हुआ था। क्योंकि जिस प्रकार हमस या फिलिस्तीन के कोस पर खामनेई खुलकर सामने आए थे, उतना खुलकर इस्लाम में कोई वर्ल्ड का कोई भी लीडर नहीं आया। और हुआ ये कि चाहे सुन्नी कंट्रीज के जो लीडर हैं वो भले ही अमेरिका इजराइल के साथ खड़े रहे हो, लेकिन वहां की जो पब्लिक थी उनमें खामनेई का एक अच्छा खासा रुतबा था। उसी विरासत को लेकर चलने का प्रयास आज वहां पर जो अगली लीडरशिप है वो करने का प्रयास कर रही है, ताकि जो हमें वो इमोशंस मिले हैं, जो वो मिले हैं, वो सब हमको प्राप्त हो। और लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग मुझे बात लगता आप है निपुण जी, ये बात तो इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो खासतौर से अपने नेता के तौर पर तो आगे बढ़ते रहे, लेकिन नीतियों का वहां पर विरोध होता रहा। और यही वजह है कि बदलते वक्त के साथ साथ कई बार वो रूढ़िवादिता या जो एक रिजिडनेस है उसको शायद थोड़ी सी लीनियंट होना पड़ता है, और वो नहीं हुए तो उसी का ही एक वजह रही कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहे। लेकिन एसके मलिक सर, जिस तरह से अभी हमने ईरान का या अरब का दोनों का पक्ष एक तरह से समझा, कहा जाता है कि ये अदावत तो बहुत पुरानी है, 1400 साल पुरानी या उससे भी बहुत साल पुरानी हो सकती है, लेकिन इसका जो अभिशाप माना जाता है वो खासतौर से कहा जाए कि 1979 जरूर कहा जा सकता है, जंग का अभिशाप एक तरह से कहा जा सकता है, और वो टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। सर आपका ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। या आई एम सॉरी। सभी को मेरा प्रणाम। देखिए नैना जी, जितनी हमारी समझ कहती है, अगर हम इससे 1400 साल से भी पहले जाएं, जहां पे आज इजराइल है, वो तो यहूदी का 2800 बीसी से वहां इतिहास रिकॉर्डेड है, जो कि आज के समय में अवेलेबल है। तो जो समय समय पर ये सेक्ट धर्म उभर कर आए हैं, इनमें जो आपस में विरोधाभास रहा है, ये उस टाइम की, आज के नहीं, उस टाइम की लोकल समस्याओं को लेकर, लोकल आधिपत्यों को लेकर, पानी के ऊपर कब्जों को लेकर, बीच में फिर रोमन साम्राज्य आ गया। ये तो लंबी कहानी चली है। बीच बीच में एम्पायर डेमोलिश होते रहे, नए एम्पायर उन पर कब्जा करते रहे। अभी होता क्या है नैना जी, आप भी जानेगी कि वह अपने एजेंडा को चलाने का, दूसरे देश को नीचा करने का, या किसी एरिया को
नीचा करने का धर्म एक टूल बनाया गया हमेशा से। yes. और कई बार क्या होता है, कुछ धर्म इस जमीन पर, इस धरती पर कुछ धर्म ऐसे हैं कि जो थोड़े मॉडरेट है और जिनके यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ का ज्यादापन भी है। और कुछ धर्म ऐसे हैं कि जिनके अंदर रिजिडनेस इतनी ज्यादा है कि आप अगर डेविएट होंगे तो आपकी, देखा जाए, वो उसको अच्छे से ना तो लिया जाता और ना इसको सहन किया जाता। यही बात मैं अगर थोड़े से अलग रूप में एक्सटेंड कर दूं शिया सुन्नी में देखिए, मुझे इतनी इसके बारे में बहुत ज्यादा पैठ नहीं है, ना जानकारी है, हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे हैं, पर मैं इतना बता दूं, शिया और सुन्नी का जो ये दरार है इस्लाम के अंदर, इसको भी यूज किया है मुझे लगता है सर, ये जो यूज पहले काफी लंबे वक्त से किया गया और उसी को ही हथियार अभी भी बनाया गया। मैं करने सर आपका दोबारा रुक कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ए के पाशा जी का रुख करना चाह रही हूँ। ए के पाशा जी, खासतौर से मिडिल ईस्ट की जो फिलहाल मौजूदा हालात नजर आते हैं, ये क्या सिर्फ ये कहा जाए कि धर्म के तौर पर ही नजर आते हैं या फिर शक्ति की एक असली लड़ाई है? जैसा कि अभी आपने एस के मालिक को भी सुना, कह रहे धर्म हमेशा से एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। ये दोनों की अदावत किस तरह की रही है सर? जी धन्यवाद, और सभी पैनलिस्ट को मेरा सलाम। देखिए, ये जो शिया सुन्नी का जो आप मसला उठाए हैं जी, ये हिस्टोरिकल पुराना है, लेकिन जिस तरीके से ईरान अपना असर और रसूख दूसरे देशों में फैलाया है, चाहे वो सुन्नी हो या दूसरे, क्योंकि सभी के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। सऊदी अरेबिया जो अपने आप को इस्लामिक लीडर समझता है, या टर्की, उनके साथ सब अच्छे संबंध हैं और लीडर्स वहाँ से ईरान आते हैं, ईरान के लीडर्स बाकायदा बातचीत करते रहे हैं, और इसमें कोई तनाव नहीं था। तनाव उस समय बढ़ा जब इजराइल इनको इस्तेमाल करने लगा, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद यूएई में उनका अड्डा बनाए और फाइनेंशियल हब बनाए, या बहराइन में अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन जो बनाए, तो वो खलीफा हुकूमत वहाँ कई सदियों से जो शिया हैं उनको ज़बरदस्ती कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपना हुकूक मांग रहे हैं। यही हाल पूरे खाड़ी के देशों में है। तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके जो है ये खाड़ी के देशों को उकसा के कि ईरान आपका दुश्मन है, तो न्यूक्लियर हथियार पाना चाहता है और अपनी फोर्स बढ़ाया है, और वो अपने साथियों को हिजबुल्लाह हो या हूती हो या पहले बशार अल असद को या इराक में सपोर्ट करके आप पे हमला करना चाहता है, आपको वो सबसे बड़ा खतरा है बोल के ये नैरेटिव जो है कई सालों से चल रहा है। असल में प्रॉब्लम ईरान का क्या है बोले तो रेजिम चेंज एजेंडा ये दोनों देशों का है। 79 से जब से इस्लामिक हुकूमत आई ईरान में, अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया, इजराइल का दबदबा खत्म हो गया। ये नई हुकूमत अल खुद्स के ऊपर हर साल मनाती है, अब फलस्तीनियों को सपोर्ट करती है, और अमेरिका अपना तेल और स्ट्रेटेजिक बेस उसका खत्म हो गया, तो उसको वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने इराक वार 8 साल चलाई, उसके बाद हर तरीके से हमले किए वहाँ के ईरान के लीडरशिप को खत्म करने की, एक बात कोशिश करके सफल भी रहे। तो उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम बोल के सैंक्शंस लगाए, और इतने कड़े सैंक्शंस, इसके बावजूद भी ईरान जो है इनके ट्रम्प के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा के दौरान JCPOA साइन किया, उसको भी ट्रम्प ने उसको एब्रोगेट कर दिया, नेगोशिएशन के बाद खत्म हो गई। तो उसके बाद जो है पिछले साल भी जून में ईरान बातचीत कर रहा था, उसके बाद हमला हो गया। ये फरवरी में बातचीत चल रही थी ओमान के जरिए, उसके बाद भी हमला कर दिए। अब दोबारा ईरान को पता चल गया कि जब भी बातचीत अमेरिका करता है, इजराइल के साथ करता है, तो जब ट्रम्प कहते हैं कि बातचीत में ईरान ने 15 में से इतने ज्यादा पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लिया, तो ईरान को पता है कि ईरान के ऊपर हमले की जो है तैयारी हो रही है। जब हमला हुआ तो सबसे खास बात तो ये रही कि इस हमले के लिए खुद इजराइल ने या सऊदी अरब ने एक तरह से प्रोवोक किया कि हमला कर दो, मौका बिल्कुल सही है। ये जो पुरानी अदावत है, क्या इस जंग के माध्यम से ईरान को टारगेट करके खत्म करने की एक तरह से रही है? क्या खत्म होगी भी अदावत या नहीं होगी?
नहीं, ये खत्म नहीं होगी। ये सऊदी अरेबिया का जो जिक्र कर रहे हैं, ये सब इजरायली अमेरिकन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने उकसाया है और सांप की नाक काटना है, मुंडी काटना है बोल के। ये सब अमेरिकन इजरायली प्रोपेगेंडा है। जैसा कि मैंने कहा, इन देशों को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और उनका पेट्रोल डॉलर जो है अमेरिका में रिसाइकल करवाना चाहते हैं। और इन देशों देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।